एंड वेलकम टू करियर प्लस। सो माय डियर फ्रेंड्स, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स में आज हम डिस्कस करेंगे वहाबी मूवमेंट। तो फ्रेंड्स, 18th सेंचुरी आते आते इस्लामिक फेथ में भी जो रिलीजियस एक्सपर्ट्स थे, दे रियलाइज दैट सर्टन सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस हैव एंटर्ड इन द इस्लामिक फेथ। तो इसलिए ये रिलीजियस एक्सपर्ट्स डिसाइड करते हैं कि इस्लामिक फेथ में भी सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स की ज़रूरत है। और इस डायरेक्शन में सबसे प्रोमिनेंट रोल जो लीडर प्ले करते हैं, दिस रिलीजियस एक्सपर्ट वाज अब्दुल वहाब फ्रॉम वेस्टर्न एशिया। तो अब्दुल वहाब जो है वो कहते हैं कि ट्रू प्रिंसिपल्स, ट्रू प्रीचिंग्स, ट्रू टीचिंग्स, ओरिजिनल टीचिंग्स जो है इस्लाम की, वो सिर्फ होली कुरान में है। इसलिए वो कहते हैं कि कुरानिक प्रिंसिपल्स यानी कुरान में जो प्रिंसिपल्स हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए ताकि इस्लामिक फेथ का रिवाइवलिज्म हो सके। तो इसलिए आपको देखने को मिलेगा कि अब्दुल वहाब के जो फॉलोअर्स होंगे उन्हें वहाबीज कहा जाता है। और इस समय अब्दुल वहाब के फॉलोअर्स डिफरेंट कंट्रीज की तरफ चले जाएंगे ताकि इस्लामिक फेथ को रिवाइव किया जा सके। तो देखिए, वहाबी मूवमेंट जो है ये 18th सेंचुरी तक आते आते ये मूवमेंट जो है ये स्टार्ट हो जाएगी। 18th सेंचुरी तक आते आते आपको देखने को मिलेगा कि इस्लामिक फेथ जो है, इस्लाम रिलीजन जो है, इसमें भी कुछ रिलीजियस एक्सपर्ट्स का मानना था कि इसमें भी कुछ सुपरस्टिशंस आ गए थे। सर्टेन सुपरस्टिशंस, superstitious practices had entered, and this was realized by religious experts, and these religious experts decided to undertake socio-religious रिफॉर्म मूवमेंट्स विद इन इस्लाम टू। तो यही रिलीजियस एक्सपर्ट्स जो हैं ये अब डिसाइड करते हैं कि इस्लाम को भी रिफॉर्म की ज़रूरत है इस समय। तो इस डायरेक्शन में सबसे प्रोमिनेंट रोल जो है या पाइनरिंग रोल जो है, जिस रिलीजियस एक्सपर्ट के द्वारा ये रोल प्ले किया गया, हिज नेम वाज अब्दुल वहाब। तो अब्दुल वहाब देखने को मिलेंगे जो कि इस डायरेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। सो दिस इज इंडिया, दिस इज नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस एंड दिस इज वेस्टर्न एशिया। तो वेस्टर्न एशिया में देखिए अब्दुल वहाब जो है ये रिलीजियस एक्सपर्ट है जो यहाँ पर क्या करेंगे, he began to advocate that the true and the original teachings of Islam are contained only in the कुरान। तो ये कहते हैं कि इस्लाम की जो ट्रू या जिन्हें आप ओरिजिनल टीचिंग्स आप कहते हैं, ओरिजिनल प्रिंसिपल्स जिन्हें आप कहते हैं, तो इन्होंने कहा कि वो किसमें है, दीज आर कंटेंड इन द होली कुरान। तो सिर्फ कुरान में ही आपको इसके ट्रू प्रिंसिपल्स देखने को मिलेंगे। इसलिए ये कहते हैं कि कुरान में जो भी टीचिंग्स हैं, जो भी प्रिंसिपल्स हैं, दीज प्रिंसिपल्स शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलोड, ठीक है, टू रिवाइव इस्लामिक टीचिंग्स, ठीक है। तो इनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाना चाहिए, इनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाना चाहिए फॉर रिवाइविंग इस्लामिक फेथ। तो इस्लामिक फेथ को रिवाइव करने के लिए ऐसा किया जाना चाहिए, ये अब्दुल वहाब कहते हैं। एंड हिज फॉलोअर्स वर कॉल्ड एज वहाबीज। इनके फॉलोअर्स को, इनके मानने वालों को कहा जाता है वहाबीज। अब देखिए इसके बाद में क्या होता है, 18th सेंचुरी में जब ये सारा का सारा मूवमेंट स्टार्ट होता है तो ये वहाबीज जो है फॉलोअर्स अब्दुल वहाब के, तो ये वेस्टर्न एशिया से डिफरेंट डायरेक्शंस में जाते हैं ताकि इस्लाम को रिवाइव कर सके। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा फ्रॉम वेस्टर्न एशिया, वेस्टर्न एशिया these Wahhabis, they began to go into different directions। तो ये डिफरेंट डायरेक्शंस में जाएंगे, डिफरेंट कंट्रीज में जाएंगे और जाएंगे किस लिए, टू रिवाइव इस्लामिक प्रिंसिपल्स, टू
रिवाइव इस्लामिक प्रिंसिपल्स। तो इस्लामिक प्रिंसिपल्स को रिवाइव करने के लिए ये जाएंगे। अब हम बात करें इंडिया की, तो वहाबीज इंडिया में कब आए? तो देखिए वहाबीज जो हैं वो इंडिया में नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में एंटर करते हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ शाह वलीउल्लाह। तो शाह वलीउल्लाह की लीडरशिप में वहाबीज इंडिया में एंटर करते हैं और यहां पर वहाबी मूवमेंट यानी इस्लामिक रिवाइटलाइजेशन जो है या रिवाइवलिज्म जो है वो स्टार्ट हो जाता है। लेकिन यहां पर शाह वलीउल्लाह जो है रिलीजियस कन्वर्जन को भी सपोर्ट करते हैं, इसलिए आपको यहां पर पंजाब में देखने को मिलेगा कि ये जो शाह वलीउल्लाह के फॉलोअर्स हैं वो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएंगे सिखों के साथ में, और इस वजह से दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगी। और जब 1815 आएगा, 1850 की बात करें यानी मिडल ऑफ 19th सेंचुरी की अगर हम बात करें, जिस समय लॉर्ड डलहौजी ने 1848 में, ठीक है, सेकंड एंग्लो सिख वॉर स्टार्ट करके 1849 में पंजाब के किंगडम को यानी पंजाब की स्टेट को अपने कंट्रोल में ले लिया, यानी ब्रिटिशर्स का कंट्रोल हो गया पंजाब के ऊपर। उस समय ये शाह वलीउल्लाह के फॉलोअर्स जो थे वो ब्रिटिशर्स के साथ में कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं, और ऐसे में ब्रिटिश गवर्नमेंट उनके खिलाफ में बहुत ब्रूटल जो है एक्शन लेती है, एंड दे वर ब्रूटली सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट विदाउट लीविंग एनी इम्पैक्ट ऑन द इंडियन मासेस। तो इनका इंडिया के लोगों के ऊपर कोई खास इम्पैक्ट नहीं होता, ये चीज आपको याद रखनी है। तो हम इंडिया के पर्सपेक्टिव की अगर हम बात करें कि इंडिया के हिसाब से क्या रहा इस मूवमेंट का, इंडिया के हिसाब से, तो इंडिया में ये मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में देखने को मिलेगा अंडर द लीडरशिप ऑफ शाह वलीउल्लाह। शाह वलीउल्लाह की लीडरशिप में आते हैं और यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि इस्लामिक रिवाइटलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। रिवाइटलाइजेशन had started in this region, but Shah Waliullah also supported religious conversions। तो ये रिलीजियस कन्वर्जन्स को भी सपोर्ट करेंगे, लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, और इस वजह से इनके फॉलोअर्स जो होंगे, शाह वलीउल्लाह के फॉलोअर्स जो होंगे, दे कैम इनटू द कॉन्फ्लिक्ट विद सिख्स। सिखों के साथ में इनका कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, और ये कॉन्फ्लिक्ट जो है लंबे टाइम तक चलता है। ये कॉन्फ्लिक्ट चलेगा बाय द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी, बाय द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी यानी 1849 में, ठीक है, जब डलहौजी ने पंजाब को एनेक्स कर दिया तब तक देखने को मिलेगा। और आपको देखने को मिलेगा कि 1849 वाज द ईयर व्हेन पंजाब कैम इनटू द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स। पंजाब जैसे ही ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आता है तो ये वहाबी जो है फॉलोअर्स जो हैं किसके, वलीउल्लाह के, दे कैम इनटू द कॉन्फ्लिक्ट विद ब्रिटिश। तो ऐसे में ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टेड द पॉलिसी ऑफ ब्रूटल सप्रेशन अगेंस्ट द फॉलोअर्स ऑफ शाह वलीउल्लाह। व्हाट ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड, दे स्टार्टेड पॉलिसी ऑफ ब्रूटल सप्रेशन। इनके खिलाफ में काफी हार्श मेजर्स लिए गए और इनको सप्रेस कर दिया गया। दिस पॉलिसी ऑफ ब्रूटल सप्रेशन वाज अंडरटेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू सप्रेस द फॉलोअर्स ऑफ वलीउल्लाह। तो वलीउल्लाह की ये जो मूवमेंट चल रही थी जो कि सेंट्रल एशिया से, वो अपनी लीडरशिप में वहाबीज के साथ में आए थे, उनके फॉलोअर्स को एकदम सप्रेस कर दिया गया है इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, और इंडिया में वहाबी मूवमेंट जो है इट गॉट एंडेड और विदाउट लीविंग एनी इंपैक्ट। तो इंडिया में इसका कोई भी खास इंपैक्ट नहीं हुआ भारत के लोगों के ऊपर, ऑन इंडियन मासेस। तो इंडिया के लोगों के ऊपर कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ा वहाबी मूवमेंट का। तो वहाबी मूवमेंट का इंडिया के ऊपर कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा। वलीउल्लाह के जो भी फॉलोअर्स थे दे गॉट सप्रेस्ड
and this movement got ended. So friends, अभी हम डिस्कस करेंगे अलीगढ़ मूवमेंट एंड सर सईद अहमद खान को. So next thing we are discussing is अलीगढ़ मूवमेंट एंड सर सईद अहमद खान. तो आपको देखने को मिलेगा कि बाय द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी इंडिया में इस्लाम के एक ग्रेटेस्ट रिफॉर्मर आए जिनका नाम है सर सईद अहमद खान, एंड ही वाज द फर्स्ट रिफॉर्मर हु बिगेन टू एडवोकेट दैट मॉडर्न एंड साइंटिफिक लर्निंग्स आर इन परफेक्ट कॉन्सोनेंस विद द इस्लामिक टीचिंग्स. तो ऐसे में आपको देखने को मिलेगा वी आर स्टार्टिंग अलीगढ़ मूवमेंट. अलीगढ़ मूवमेंट, अलीगढ़ इज इन यूपी, ठीक है. और अलीगढ़ मूवमेंट दिस वाज स्टार्टेड बाय ए ग्रेट रिफॉर्मर ऑफ इस्लामिक फेथ. इस्लाम के एक बहुत बड़े रिफॉर्मर हुज नेम वाज सर सईद अहमद खान. Sir Sayyid Ahmad Khan was the greatest Islamic scholar of the 19th century. What he did? Sir Sayyid Ahmad Khan की अगर हम बात करें तो he was the first reformer, पहले रिफॉर्मर हैं who began to advocate, who advocated that modern and scientific learning, scientific learnings are in perfect consonance with the Islamic teachings. तो इस्लामिक प्रिंसिपल्स के साथ में इनका कॉन्सोनेंस दिखाते हैं कौन? सर सईद अहमद खान. तो सर सईद अहमद खान अपने आइडियाज़ को प्रोमोट करने के लिए व्हाट ही डिड, ही स्टार्टेड टू पब्लिश ए जर्नल दैट वाज तहजीबुल अखलाक. व्हाट ही डिड टू प्रमोट हिज आइडियाज़, अपने आइडियाज़ को प्रोमोट करने के लिए, फैलाने के लिए व्हाट ही डिड, ही स्टार्टेड टू पब्लिश ए जर्नल, पब्लिश्ड ए जर्नल. That journal was Tehzeeb ul Akhlaq. Tehzeebul Akhlaq was published by Sir Sayyid Ahmad Khan, and at the same time Sir Sayyid Ahmad Khan established an educational institution based on traditional and modern learnings, and this institution was Mohammedan Anglo-Oriental College at Aligarh in 1875. And you will find what he did. Sir Sayyid Ahmad Khan, he established an educational institution. Educational institution इन्होंने establish किया, and this educational institution was established at Aligarh. ठीक है. And the year was 1875, and this educational institution is Mohammedan Anglo-Oriental College. तो Mohammedan Anglo-Oriental College was established by सर सईद अहमद खान. तो सर सईद अहमद खान जो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करते हैं, दिस इंस्टीट्यूशन वाज सपोर्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट फ्रॉम द वेरी आउटसेट. तो स्टार्टिंग से ही जब ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किया गया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टिंग से ही इसको क्या कर रही थी? सपोर्ट कर रही थी. सर सईद अहमद खान वाज सपोर्टेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जब उसके द्वारा इस्टेब्लिश किए गए MAO कॉलेज यानी मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को सपोर्ट करते हैं, यू विल फाइंड दैट द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज वाज थियोडर बेक.
द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज वॉज थियोडर बेक। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के फर्स्ट प्रिंसिपल कौन थे? फर्स्ट प्रिंसिपल वॉज थियोडर बेक, which indicates the support provided by the Britishers to सर सईद अहमद खान। अब देखिए, सर सईद अहमद खान अपने इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को प्रमोट करने के लिए इतने ज़्यादा डिवोटेड थे, सो दैट ही टर्न टू बी प्रो ब्रिटिश। दैट मीन्स ड्यूरिंग इंडियन नेशनल मूवमेंट अलीगढ़ मूवमेंट डिड नॉट पार्टिसिपेट। आपको देखने को मिलेगा कि अलीगढ़ मूवमेंट जो चल रही थी, इस मूवमेंट ने इंडियन नेशनल मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया। रिमेंबर वन थिंग, दैट अलीगढ़ मूवमेंट डिड नॉट प्ले एनी प्रोएक्टिव रोल ड्यूरिंग इंडियन नेशनल मूवमेंट। This movement was against Britishers, which started in the year 1858 to 1947 when we got the freedom. ओके, तो आपको देखने को मिलेगा कि ये मूवमेंट जो है, अलीगढ़ मूवमेंट, ये इंडियन नेशनल मूवमेंट में कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं करती, कोई भी रोल प्ले नहीं करती। और हमें यहाँ से आगे देखने को मिलेगा कि ये जो MAO कॉलेज था, MAO मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, दिस कॉलेज वाज ट्रांसफॉर्म्ड इन 1920। इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया, ट्रांसफॉर्म्ड इन 1920 इनटू ए लीडिंग इंस्टीट्यूट या लीडिंग यूनिवर्सिटी कहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी बनाई गई, यूनिवर्सिटी बाय द मेंबर्स ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट। ठीक है, तो अलीगढ़ मूवमेंट के मेंबर्स ने क्या किया, इस MAO मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को ट्रांसफॉर्म कर दिया 1920 में। ईयर वाज 1920 व्हेन दिस इंस्टीट्यूशन वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए लीडिंग यूनिवर्सिटी, एंड दैट वेरी लीडिंग यूनिवर्सिटी इज अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। तो जो प्रेजेंटली भी काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है, इंडिया की काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटीज़ में है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी। दिस इज सेकेंड लार्जेस्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी। तो हमने बात की थी सबसे बड़ी एशिया में रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी इज BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, एंड द सेकंड लार्जेस्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी across Asian continent is Aligarh University, and this was established earlier in the form of Mohammedan Anglo-Oriental College, and later it was transformed into a leading university, which is Aligarh University in 1920 by none other than the members of Aligarh movement. तो देखिए यहाँ पर हमें देखने को क्या मिलेगा कि सर सैयद अहमद खान और अलीगढ़ मूवमेंट के द्वारा, ठीक है, जो भी रोल प्ले किया गया उसका रेलिवेंस कितना ज़्यादा है, क्योंकि ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है वो कंटेम्परेरी टाइम्स में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया का एक वन ऑफ द लीडिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, वन ऑफ द लीडिंग यूनिवर्सिटी है इस समय भी। तो ये इंडिकेट करता है कि कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया सर सईद अहमद खान ने अलीगढ़ मूवमेंट के दौरान। लेकिन अलीगढ़ मूवमेंट जो उन्होंने चलाया, उस मूवमेंट ने नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया और वो प्रो ब्रिटिश हो गए थे अपने बाद के टाइम में, देखने को मिलेगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप यू गाइज आर लाइकिंग आवर वीडियोज़। सो मिलेंगे एक और वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।